वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न: क्या नारीवाद सेक्स और जेंडर में विभाजन पैदा करता है? नारीवाद बनाम पितृसत्ता के संदर्भ में वर्णन करें। उत्तर: सामाजिक विज्ञान में द्विभाजन कोई अपरिचित शब्द नहीं है। समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी विषय के दो भाग निर्धारित किए जाते हैं, जिनका आपस में सीमित रूप से विपरीतार्थक संबंध हो सकता है। वैश्विक बनाम स्थानीय या सिद्धांत बनाम व्यवहार, इनके कुछ उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। इन्हें पूर्ण रूप से विपरीत न भी कहें, तो भी ये एक ही विषय के दो उलट बिंदु हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति और संदर्भ उन्हें अपने अपने अनुसार परिभाषित करती हैं। इसी क्रम में सेक्स और जेंडर भी द्विभाजन के अंतर्गत पढ़े और पढ़ाए जाते रहे हैं। स्त्री अध्ययन में ये दोनों ही भाग सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय रहते हैं, जिनमें से एक नारीवाद है तो दूसरा पितृसत्ता। 1. अलगाव बनाम सापेक्षता। ध्यान से देखने पर आप समझ सकते हैं कि किसी भी द्विभाजन संबंध के दो बिंदु अकेले या अलगाव रूप से उस तरह संप्रेषित नहीं हो सकते जैसे कि उनकी संरचना का बुनियादी स्वरूप उनकी रिलेटिविटी तय करती है। इसे उदाहरण देकर बेहतर समझाया जा सकता है, जैसे कि वैश्विक दुनिया या उससे जुड़ा कोई भी विचार तभी भाषा और उसके विखंडन में आकार लेता है, जब आप उसी के संदर्भ को स्थानीय या किसी छोटी इकाई के संदर्भ के साथ में रखते हैं। यह निश्चेष्टता हर जगह, हर समय भाषा और उसके अर्थ के विखंडन में संचालित होती है। उसी तरह स्थानीय होने का अर्थ और उससे जुड़ी सीमाएं भी वैश्विक के संदर्भ में ही अपना भाषाई आकार लेती है। कहने का अर्थ है कि किसी भी विषय के दो ध्रुव सापेक्षिक पर जो अर्थ और सामाजिकता का प्रभाव डाल सकते हैं, वो अलग अलग उतने प्रभावशाली नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी विभाजन संबंधों के आधारभूत बिंदु अपने अलगाव में भी सापेक्षिक की तरह प्रकट होते हैं, उनके अलगाव में भी द्वंद्व का संबंध आपस में बुना रहता है। लेकिन साथ ही में एक बात जो थोड़ी गौर करने लायक है, वो ये है कि किसी भी द्विभाजन में जुड़े हुए एक ही विचार के बिंदु बहुत जरूरी नहीं कि सरल अर्थ और भाषाई विन्यास में विपरीतार्थक अर्थ ही लिए रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों के बीच का संबंध सामाजिक द्वंद्व और भाषाई संरचना पर ज्यादा निर्भर करता है, और ये ही इनके सामाजिक और व्यक्तिगत बोध बनाने के बीच के पुल का काम करता है। इसलिए सिर्फ विपरीत अर्थ तक इन दोनों की संरचना को सीमित नहीं किया जा सकता है। सामान्य अर्थों में कहें तो किसी भी सामाजिक संबंध को आप प्रकृति विज्ञान की तरह व्यवहार में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर संबंध की प्रमुख इकाई मनुष्य और उसका सामाजिक चरित्र है। इसलिए द्विभाजन जैसे दिखने वाले वैज्ञानिक शब्दों में सामाजिक संबंधों को विश्लेषित करना जटिल और द्वंद्वात्मक प्रयास है। यहाँ कोई भी संबंध एकायामी न होकर अपने समय और स्थान से भी उतना ही प्रभावित होता है। इसीलिए केंद्रीय विचार के दो भिन्न मगर जुड़े हुए से दिखने वाले ध्रुवीय शब्दों के बीच की सापेक्षता के द्विभाजन का रूप कैसा होगा, इसका कोई एक रेखीय उत्तर नहीं हो सकता है। 2. नारीवाद बनाम पितृसत्ता। किसी भी गैर बराबरी और असमान समाज का मुख्य चरित्र वहां के लोगों के बीच असमानता का होना होता है, जिसमें से सबसे आधारभूत स्तर पर स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता है। अगर इस असमान सामाजिक चरित्र को एक केंद्रीय विचार की तरह देखें तो उसके दो छोर पर जो स्थिति दिखती है, उसमें एक और स्त्री की प्रधानता है, उससे जुड़ा विमर्श है, और दूसरे छोर पर पुरुष प्रधानता है जिसे पुरुषवाद के तौर पर देखा जा सकता है। ये दोनों ही बिंदु एक गैर बराबर समाज के सबसे न्यूनतम पक्ष हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी और सिर्फ एक की दावेदारी प्रस्तुत करते दिखाई दे सकते हैं। दोनों ही की एकल सत्ता का विस्तार इन दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है,
जो कि इतिहास और शास्त्रों में अपनी सत्ता और उससे जुड़े विमर्श और सामाजिक मूल्यों के साथ दर्ज हैं। मातृसत्तात्मक समाज जहां स्त्रियों के सत्ता की बात करता है, वहीं पुरुष सत्तात्मक समाज पुरुषों को केंद्र में रखता दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही सत्ता के रूप थे, दोनों ही गैर बराबरी के सिद्धांत पर विकसित हुए थे। एकल सत्ता के मूल्यों का विकास कम या ज्यादा दोनों में ही अपनी जगह बनाता दिखता है। आधुनिक युग में नारीवाद ने अपना विकास मात्र सत्ता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि आधुनिक समय के स्वतंत्रता और बराबरी के सिद्धांत से किया। लेकिन पुरुषवाद की जड़ता ने पितृसत्ता को और भी जड़ बना दिया था। उसे समानता और बराबरी के किसी भी विचार से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी जड़ें वर्चस्व और दंभ में दबी हुई थीं। नारीवाद ने अपने उदार पक्ष के साथ इस गैर बराबरी के सामाजिक चरित्र पर दस्तक दी। इस तरह के विचारों ने नारीवाद के समग्र और वृहत अध्याय को विभाजित कर उसके कुछ घटकों को संकीर्ण श्रेणी में ला खड़ा किया। जहां नारीवाद के आधुनिक स्वरूप के विकास के चरण और उससे उपजी सत्ता की वर्चस्व में तब्दील होती चेतना को दरकिनार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इन घटकों की आलोचना नहीं हुई। इस तरह की प्रवृत्ति व ज्ञान के रास्ते की सतत आलोचना नारीवाद के विमर्श के भीतर से होती रही। नारीवाद के विशाल और बौद्धिक रचना कर्म में इस तरह के नारीवाद के विशेष घटकों को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं। समय समय पर नारीवाद के वृहत विमर्श, उनके पाठ सामने लाए जाते रहे हैं जो इस तरह के सत्ता के एकायामी विचार की श्रेणी को खारिज करते आए हैं। 3. बनाम का संकट। जहां एक और नारीवाद एक आधुनिक विचार की तरह विकसित हुआ था, जिसमें किसी भी सत्ता को वर्चस्व में बदलने की और उसके परिणामों की सुचिंतित सोच थी। वही उसके कुछ घटकों में उसी सत्ता के प्रति आग्रह के आभास की गंभीर प्रवृत्ति के प्रति आगाह करते हैं। इन विशेष घटकों में कुछ हद तक स्त्री बनाम पुरुष करके देखा जाने लगा। नारीवाद के वृहत विमर्श को कुछ विचारकों ने स्त्री बनाम पुरुष की लड़ाई बना दिया। पितृसत्ता का बार बार उपयोग ऐसे किया जाने लगा जैसे बनाम के प्रश्न को सुलझा लेने से नारीवाद की विजय गाथा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार की विशिष्ट संकीर्ण वैचारिकता ने नारीवाद के अत्यंत गूढ़ विमर्श को पितृसत्ता की चौखटों में लाकर समेट दिया। 4. समग्रता का प्रश्न। नारीवाद के इस तरह की विशिष्ट एकल सत्ता की वैचारिकता के विखंडन करने पर संवाद और समग्रता का अभाव साफ दिखता है। संवाद से मेरा तात्पर्य दो विपरीत ध्रुवों का आपस में पुल की तरह भाषा में उपयोग लाना है, जहां वे दोनों सिर्फ भाषाई तौर पर एक होकर न बात कर सके, बल्कि सामाजिक स्तर पर उनका विखंडन किसी अखंड रूप में ही प्रतीत हो। नारीवाद का उत्थान एक ऐसे ही विचार के तहत हुआ था, जहां सामाजिक तौर पर बराबरी के सिद्धांत की मान्यता थी। यहाँ पुरुष या उसकी सत्ता से कोई स्थानांतरण की संकुचित योजना नहीं थी, बल्कि समाज में सत्ता से उपजी असमानता के खिलाफ खड़ा होना था। इस असमानता का स्रोत पुरुष दंभ तो था ही, अन्य दूसरे कारण भी थे। नारीवाद की समग्रता इन सब के सामने चुनौती लिए खड़ी थी। जो बात यहाँ कही जा सकती है कि ये बराबरी और समानता कोई शुद्ध विचार नहीं है, इनका समाज और उसके विज्ञान के साथ सापेक्षिक रिश्ता है। कहने का अर्थ है कि नारीवाद के सिद्धांत जिस बराबरी और समानता की बात करते हैं, उन्हें सिद्धांत से व्यवहार में लाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उसे पितृसत्ता के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन ये पितृसत्ता कोई शुद्ध तत्व नहीं है, ये कोई सत्ता का ऐसा संबंध नहीं है जिसे हासिल करके सामाजिक भेद को समाप्त किया जा सके। पितृसत्ता एक ऐसा ताकत का संबंध है जो सामाजिक चरित्र को कई पायदानों में विभाजित कर देता है। यहाँ पिता का चरित्र सिर्फ वह नहीं होता जो परिभाषित किया जा सके, इसमें सत्ता और पौरुष का ऐसा घालमेल होता है जो सामाजिक संरचना में स्वाभाविक रूप से ईंट और सीमेंट की तरह काम करता है। नारीवाद इसी मजबूत दीवार पर चोट करने के लिए रचा गया है।
ये न सिर्फ वर्षों से बने हुए सत्ता के चरित्र पर आक्रमण करता है, साथ ही साथ इसको पोषण करने वाले ज्ञान और सत्ता की दोस्ती को भी कटघरे में ला खड़ा करता है। 5. भारत के संदर्भ में यह बात तो विशेष है ही कि भारत में जिस तरह की जटिल सामाजिक संरचना है, वहां किसी भी सिद्धांत को एकरूपता में रखकर नहीं देखा जा सकता है। जाति, धर्म और जेंडर की गुत्थी वर्ग के साथ मिलजुल कर भारतीय सामाजिक विमर्श को बहुत ही कठिन बना देती है। ऐसे में नारीवाद या उससे जुड़ा सिद्धांत भी भारतीय परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। इस पुनर्मूल्यांकन में नारीवाद के विमर्श के सिद्धांतों को समझना, उसकी उत्पत्ति और विकास किस तरह से किसी विशिष्ट देश और समय की सीमा से बाहर आकर पूरी दुनिया पर एक समान लगने की बात करता है, इसको पढ़ने से की जा सकती है। भारत में जिस तरह से नारीवाद ने अपना विकास किया है उसे पितृसत्ता के बरक्स करके ही विमर्शों का आधार बना दिया गया है। इसका एक बड़ा कारण आधुनिक भारतीय व्यवस्था में उपनिवेश और साम्राज्य का गठजोड़ रहा, जिसमें स्त्रियों के अनुभवों से भरे इतिहास को उनके जिए गए समय और इतिहास से हटाकर एक नया वर्तमान आरोपित कर दिया गया। भारत में नारीवाद का वास्ता जिस सत्ता और ताकत से पड़ा था, उसमें ताकत को ज्ञान और आजादी का खाका पहनाने का गजब का आत्मविश्वास था। वहाँ हिंसात्मक आधुनिकता और उसकी कठोर और रूढ़िगत सीमाएं इतनी गहरे तक विन्यस्त थीं कि उससे बाहर का रास्ता सीधे पिछड़ेपन की तरफ ही ले जाता प्रतीत होता है। ऐसे में नारीवाद को पुरुष बनाम स्त्री के तौर पर देखा जाने लगा। इसी नारीवाद के बौद्धिक शगल में कई बार जिसकी बात हो रही है, वही वहां से गायब हुआ होता है। बात ये नहीं है कि नारीवाद कितना अच्छा या बुरा है, या हम इसके पक्ष में या विरोध में हैं। विरोध में होना कोई समझदारी की बात है भी नहीं, क्योंकि ऐसे में मोटे तौर पर आप न्याय के विरोध में खड़े होंगे। नारीवाद का कोई विरोध होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी परिभाषाएं, मूल्य और उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि का एक बार पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने नारीवाद बनाम पितृसत्ता से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.